विजयनगर साम्राज्य। इस चैप्टर में हम जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और वे सभी तथ्य जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस साम्राज्य का नाम ही बहुत दिलचस्प है, विजयनगर यानी जीत का शहर। और इसकी स्थापना की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगती। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये पहले वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे, फिर कांपिली राज्य में मंत्री बने। हाँ, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण। बिल्कुल, तुगलक का आक्रमण होता है। दोनों भाइयों को बंदी बना लिया जाता है, दिल्ली ले जाया जाता है और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है। ये सुनने में कितना नाटकीय लगता है, एक मंत्री से सीधे कैदी। हाँ, और यही जो नाटकीय मोड़ था ना, यही उनकी वापसी की वजह भी बना, जब उन्हें दक्षिण में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए वापस भेजा गया। अच्छा। उस समय दक्षिण भारत में आप कह सकती हैं एक राजनीतिक अराजकता थी और तुर्क सत्ता के खिलाफ एक लहर सी चल रही थी। और यहीं पर उनके गुरु संत विद्यारण्य की भूमिका आती है ना? हाँ, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हीं की प्रेरणा से दोनों भाई वापस हिंदू धर्म में आए और उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर विजयनगर की नींव रखी। और ये सिर्फ एक राज्य की स्थापना नहीं थी, ये एक तरह का सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान था। सही कहा, ये उसका प्रतीक भी था। और उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की शुरुआत की। ये जानना भी जरूरी है कि इस साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया: संगम, सालुव, तुलुव और अराबिडू। और राजधानियां भी समय के साथ बदलती रहीं। आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। आज हम विजयनगर को हम्पी के नाम से जानते हैं। हाँ, और हम्पी आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ठीक है, वंश की शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं संगम वंश के पहले शासक की, हरिहर प्रथम। उन्होंने अपनी पहली राजधानी आनेगोंडी को बनाया था, लेकिन बाद में विजयनगर को राजधानी बनाया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये एक बहुत सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। विजयनगर यानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है और भौगोलिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। मतलब प्राकृतिक तौर पर ही एक किले जैसा था। बिल्कुल, पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ। तो ये व्यापार और सेना दोनों के हिसाब से एक बेहतर जगह थी। उनके शासनकाल की एक और बड़ी घटना थी 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो इसका विजयनगर पर क्या असर हुआ? ये एक बहुत बड़ा असर था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना विजयनगर के लिए एक, कह सकते हैं, एक स्थायी चुनौती बन गई। एक परमानेंट दुश्मन पड़ोस में आ गया। हाँ, बिल्कुल। ये उत्तर में उनके विस्तार के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी और यहीं से दोनों साम्राज्यों के बीच सदियों तक चलने वाले संघर्ष की नींव पड़ी। ये संघर्ष विजयनगर के पूरे इतिहास को प्रभावित करता रहा। तो हरिहर प्रथम के बाद उनके भाई बुक्का प्रथम शासक बने और उन्होंने एक उपाधि ली जो बड़ी दिलचस्प है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का मतलब है वैदिक मार्ग की पुनः स्थापना करने वाला। और ये सिर्फ एक, कह लीजिए, एक टाइटल नहीं था। ये उपाधि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मिशन को दिखाती है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता नहीं बनाना चाहते थे, वो हिंदू धर्म और परंपराओं को भी फिर से स्थापित करना चाहते थे। अच्छा, तो ये उनकी फाउंडिंग आइडियोलॉजी का ही एक हिस्सा था। बिल्कुल। बुक्का प्रथम ने दक्षिण में मदुरै को भी जीतकर साम्राज्य में मिला लिया था। और इस अभियान के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभियान का नेतृत्व उनके बेटे कंपन ने किया था और इस जीत का पूरा वर्णन कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने ग्रंथ मदुरै विजयम में किया है। एक मिनट, मतलब रानी ने अपने पति की सैन्य विजय पर एक महाकाव्य लिखा? जी हाँ, और ये उस दौर के लिए एक असाधारण बात है। ये तो वाकई असाधारण है। ये हमें उस समय के समाज और साहित्य और खासकर शाही परिवार में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य से सीधा टकराव की। बुक्का प्रथम के समय में ही बहमनी साम्राज्य से पहला बड़ा और सीधा टकराव हुआ। हाँ, जब उन्होंने मुदगल के किले पर आक्रमण किया। तो ये युद्ध इतना जरूरी क्यों माना जाता है? सिर्फ इसलिए कि ये पहला बड़ा टकराव था? वो तो एक वजह है ही, लेकिन एक और खास वजह है जो उसे ऐतिहासिक बनाती है। वो क्या? इसी युद्ध में जो बुक्का प्रथम और बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के बीच हुआ, दक्षिण भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया। पहली बार?
मतलब बारूद का इस्तेमाल? हाँ, पहली बार। ये युद्ध की तकनीक में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। तो मतलब इसने आने वाले समय में युद्धों का तरीका ही बदल दिया होगा। पूरे तरह से बदल दिया। ये भी दिखाता है कि ये दोनों साम्राज्य न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सैन्य तकनीक के मामले में भी कितने एडवांस्ड और प्रतिस्पर्धी थे। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। माना जाता है कि हरिहर और बुक्का में अपने शासन के शुरुआती सालों में संयुक्त रूप से शासन किया। मतलब को रूलर्स की तरह। हाँ, एक तरह से। 1377 में बुक्का प्रथम के बाद उनके बेटे हरिहर द्वितीय ने कमान संभाली। और उन्होंने आते ही एक ऐसा काम किया जिसने सबको एक साफ संदेश दे दिया। वो विजयनगर के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि विजयनगर अब आसपास की छोटी मोटी रियासत नहीं बल्कि दक्षिण भारत की एक महाशक्ति बनने की राह पर है। राजाओं के राजा, ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। और उनके प्रशासन में भी काफी काबिल लोग थे। मैंने पढ़ा है कि ऋग्वेद पर सबसे मशहूर टीका लिखने वाले सायण। हाँ, सायण उनके प्रधानमंत्री थे। है ना? ये तो मतलब ज्ञान और सत्ता का एक अनोखा संगम लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विजयनगर की नींव सिर्फ कह सकते हैं तलवार पर नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान पर भी रखी जा रही थी। लेकिन असली चुनौतियां और बड़े बदलाव उनके पोते देवराय प्रथम के समय में आए। अच्छा। उनके दौर में विजयनगर ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। आप 1420 में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी के आने की बात कर रही हैं? जी। ये सोचकर ये अजीब लगता है कि उस जमाने में यूरोप से कोई इतनी दूर भारत के साम्राज्य को देखने आया था। यही तो बात है। इससे पता चलता है कि विजयनगर की शोहरत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन देवराय प्रथम सिर्फ विदेशी मेहमानों की मेजबानी नहीं कर रहे थे, वो अपनी सेना में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव ला रहे थे जिसके बारे में क्या था वो? उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को भर्ती किया। जरा सोचिए, एक हिंदू साम्राज्य जो दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों से लगातार लड़ रहा है, वो उन्हीं की तरह के माहिर तीरंदाजों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा और साहसी कदम था उस वक्त के हिसाब से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि देवराय प्रथम सिर्फ परंपरा से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से फैसले ले रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर बहमनी सल्तनत की बेहतरीन घुड़सवार सेना का मुकाबला करना है तो उन्हीं के जैसे माहिर सैनिक लाने होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हाँ, मतलब काबिलियत को धर्म से ऊपर रखा। सैन्य ताकत के अलावा उन्होंने कृषि के लिए भी तो बड़े काम किए थे ना, जैसे तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाना। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि एक मजबूत सेना का पेट भरने के लिए एक मजबूत कृषि व्यवस्था भी चाहिए। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमन से एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। और वजह थी वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका रायचूर दोआब। हाँ, रायचूर दोआब। और इस लड़ाई में देवराय प्रथम हार गए, जिसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। उन्होंने शांति के लिए अपनी ही बेटी की शादी दुश्मन सुल्तान से कर दी। एक राजा के लिए ये तो बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। क्या इससे उनकी छवि कमजोर नहीं हुई? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक समझौता था। ऊपरी तौर पर यह हार लगती है, लेकिन ये उस दौर की वो रियल पॉलिटिक को भी दिखाता है। उनके लिए साम्राज्य को बचाना व्यक्तिगत सम्मान से ज्यादा जरूरी था। हालांकि इस घटना ने बहमनी सुल्तानों को ये संदेश भी दे दिया कि विजयनगर को हराया जा सकता है, और ये दुश्मनी आगे भी चलती रही। तो देवराय प्रथम ने किसी तरह शांति तो कायम कर ली, लेकिन विजयनगर की असली ताकत और शान दुनिया ने उनके पोते देवराय द्वितीय के समय में देखी। हाँ, उन्हें संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। बिल्कुल सही कहा। उनके समय में साम्राज्य अपने शिखर पर था। उनकी एक उपाधि थी गजबेटकर। गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी। क्या ये सिर्फ एक उपाधि थी या इसका कोई गहरा मतलब था? ये सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था। उस जमाने में जंगली हाथी को काबू करना राजा की बेहिसाब ताकत और हिम्मत का प्रतीक माना जाता था। अच्छा, ये उपाधि उनकी मार्शल प्रावस का एक ऐलान थी जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। उनकी शान इतनी थी कि 1442 में
ईरान मतलब फारिस के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक उनके दरबार में आए। हाँ, और उन्होंने जो लिखा है वो विजयनगर की भव्यता की कहानी कहता है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने तो यहाँ तक लिखा कि उन्होंने ऐसी कोई जगह पूरी दुनिया में नहीं देखी। बिल्कुल। देवराय द्वितीय सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। उन्होंने खुद संस्कृत में महानाटक सुधानिधि जैसा ग्रंथ लिखा। एक राजा जो युद्ध के मैदान में भी निपुण हो और कलम का भी धनी हो, ये एक दुर्लभ संयोग है। लेकिन हर बुलंद कहानी की तरह संगम वंश का सूरज भी ढलने लगा। देवराय द्वितीय के बाद शासक कमजोर होते गए और साम्राज्य में एक नई और खतरनाक परंपरा की शुरुआत हुई। सत्ता पर कब्जे की। हाँ, 1485 में जब सेनापति सालोव नरसिम्ह ने आखिरी संगम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके खुद गद्दी हथिया ली। हाँ, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। करीब 20 साल बाद 1505 में सालोव वंश के आखिरी शासक की हत्या भी उन्हीं के सेनापति वीर नरसिंह ने कर दी और तुलु वंश की शुरुआत की। मतलब एक के बाद एक दो ऐसे तख्ता पलट। जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि विजयनगर में असली ताकत राजा के पास नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली सेनापति के पास होती थी? ये तो एक बहुत खतरनाक मिसाल बन गई। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। इसने एक तरह की राजनीतिक संस्कृति बना दी जहां सैन्य शक्ति ही सत्ता का आखिरी रास्ता थी। तो इससे तो साम्राज्य में एक अंदरूनी अस्थिरता पैदा हो गई होगी। हाँ, और उसका असर हमें बाद में देखने को मिलता है। लेकिन इसी अस्थिरता और धोखे से विजयनगर को उसका सबसे महान सितारा मिला, वीर नरसिंह के सौतेले भाई कृष्णदेवराय। बिल्कुल, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, ये नाम तो विजयनगर का पर्याय बन चुका है। 1509 से 1529 तक का उनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। ऐसा क्या खास था उनके दौर में? हर लिहाज से वो स्वर्ण युग था। कृष्णदेवराय एक असाधारण सेनापति थे जिन्होंने बीदर से लेकर उड़ीसा तक अपने दुश्मनों को हराया। वो एक महान निर्माता थे जिन्होंने हजारा और विठल स्वामी जैसे अद्भुत मंदिर बनवाए। क्या बात है। और वो कला और साहित्य के ऐसे संरक्षक थे जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। मैंने पुर्तगाली यात्रियों डोमिंगो पायस और बारबोसा के बारे में पढ़ा है। पायस और बारबोसा के बारे में पढ़ा है जो उनके समय में आए थे। वो बताते हैं कि बाजारों में हीरे मोती सब्जियों की तरह बिकते थे। सोचिए क्या नजारा होगा। और साम्राज्य की अपनी सोने की करेंसी थी वराह सिक्का, जिसे यूरोपियन पैगोडा कहते थे। पैगोडा। ये सब दिखाता है कि उस समय विजयनगर सिर्फ एक सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी था। लेकिन कृष्णदेवराय की सबसे बड़ी विरासत शायद साहित्य में है। आप उनके दरबार के अष्टदिग्गज की बात कर रही हैं। हाँ, तेलुगु साहित्य के 8 महानतम कवि, इसीलिए उनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल। और कृष्णदेवराय सिर्फ इन कवियों को संरक्षण ही नहीं देते थे, वो खुद भी एक महान लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्त माल्यादा और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अरे वाह। और हाँ, हम सबके पसंदीदा हाजिर जवाब तेराली राम भी इन्हीं अष्टदिग्गज में से एक थे। ये तो कमाल है। तो बाबर, जो खुद उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख रहा था, वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दक्षिण के इस राजा को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बता रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रशंसा है, खासकर जब वो एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति के संस्थापक से आ रही हो। बाबर की नजर में कृष्णदेवराय उस समय हिंदुस्तान के सबसे महान राजा थे। लेकिन हर कहानी की तरह इस स्वर्ण युग का भी अंत होना था। कृष्णदेवराय के बाद तुलुव वंश कमजोर पड़ गया और साम्राज्य के पतन की जमीन तैयार होने लगी। और इस पतन का क्लाइमैक्स था 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तागंडी का युद्ध। हाँ, उसे वो भी कहते हैं। इस एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। ऐसा क्या हुआ था इस युद्ध में? इस युद्ध में विजयनगर के खिलाफ एक ऐसा गठबंधन बना था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, दक्कन की ये 4 सल्तनतें, हाँ, जो आपस में हमेशा लड़ती रहती थीं, वो सब विजयनगर को खत्म करने के लिए एक हो गईं। पर क्यों ये सब अचानक एक साथ कैसे आ गए? इसकी कई वजहें थीं। एक तो विजयनगर की बढ़ती ताकत और दौलत इन सबसे देखी नहीं जा रही थी। दूसरा, कृष्णदेवराय के बाद के शासकों ने इन सल्तनतों के अंदरूनी मामलों में बहुत ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया था। अच्छा। जिससे वो सब नाराज थे। इस लड़ाई में विजयनगर की ऐसी विनाशकारी हार हुई जैसी इतिहास में कम ही देखी गई है। कहते हैं कि जीत के बाद उन सल्तनतों की फौजों ने राजधानी विजयनगर
यानी हम्पी को कई महीनों तक लूटा और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। बिल्कुल। जो शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता था, उसे खंडर बना दिया गया। वो सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, वो एक पूरी सभ्यता पर हमला था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर पाया। हालांकि तिरुमल नाम के एक शख्स ने अराविडू वंश की स्थापना करके साम्राज्य को किसी तरह जिंदा रखा, लेकिन वो बस एक परछाई मात्र था। आखिरकार श्रीरंग तृतीय के साथ इस महान साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। एक साम्राज्य जो इतना मजबूत, इतना अमीर और इतना सांस्कृतिक रूप से उन्नत था, वो ऐसे कैसे बिखर गया? इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में जरूर कोई खास बात होगी जिसने इसे इतने सालों तक टिकाए रखा। मैंने नायक व्यवस्था के बारे में सुना है। हाँ, नायक व्यवस्था विजयनगर के प्रशासन और सेना की रीढ़ थी। इस व्यवस्था को आप एक तरह की, क्या कहते हैं, मिलिट्री फ्यूडलिज्म समझ सकती हैं। मिलिट्री फ्यूडलिज्म। राजा अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों यानी नायकों को कहता था, ये जमीन का बड़ा टुकड़ा, जिसे आमरम कहते थे, ये तुम्हारा। यहाँ से टैक्स तुम इकट्ठा करो, अपनी सेना का खर्च निकालो और जब मुझे जरूरत पड़े तो अपनी पूरी फौज के साथ हाजिर हो जाओ। इससे तो राजा की एक बड़ी सेना रखने की टेंशन खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल, लेकिन इसका एक खतरा भी था जिसका जिक्र हमने पहले किया था। हाँ, कि ये नायक वक्त के साथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाएं और खुद राजा के लिए चुनौती न बन जाए। और आखिर में हुआ भी यही। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो कई नायक स्वतंत्र हो गए। और गांवों के स्तर पर अयंगर व्यवस्था थी, जिसमें 12 अधिकारी मिलकर पूरे गांव का प्रशासन चलाते थे। ये तो काफी ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बहुत ज्यादा। विजयनगर की असली ताकत उसकी सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था ही थी, जिसने शहर से लेकर गांव तक सबको एक सूत्र में पिरो रखा था। समाज में भी कई दिलचस्प बातें थीं। विदेशी यात्री बताते हैं कि यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन सती प्रथा और दास प्रथा जैसी बुराइयां भी मौजूद थीं। ये उस युग के समाज की एक मिलीजुली जटिल तस्वीर पेश करता है। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल हमें दिखाती है कि विजयनगर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि कला, साहित्य और प्रशासन का एक ऐसा संगम था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जो साम्राज्य अपनी बुलंदी पर इतना शानदार था, वो इतनी जल्दी कैसे बिखर गया। शायद इसका जवाब सिर्फ तालीकोटा की लड़ाई में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी दरारों में छिपा है जो सालों से पड़ रही थीं। जैसे शक्तिशाली नायकों का उदय और राजनीतिक अस्थिरता। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें,